इलेक्शन के बाद जिस प्रकार से ममता ने अपनी मशीनरी को, गवर्नमेंट मशीनरी को मिसयूज़ किया, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न किया, चाहे उनके बलात्कार हुए, उनके घर जला दिए गए, उनको भगा दिया गया वहाँ से। मैंने वहाँ पे ट्रांजिट कैंप्स देखे जहाँ पे महिलाएं और करीब उनके बच्चे रहे, क्योंकि आदमी को सबसे पहले अपनी जान बचा कर भागते थे। वो उनका ये ट्रेंड था कि आदमियों को मार दिया जाए, औरतों के साथ बलात्कार किया जाए, उनको। किनकी सोच हुआ? ये सारे टीम्स के रूल्स, उनका एक गुंडा महिलाओं को ऑफिस में, उनकी पार्टी के टीएमसी के ऑफिस में बलात्कार करता था और वहाँ उसका कुछ नहीं हो रहा था, और वो सरेआम किसी महिला को भी पकड़ के, और मैं खुद गई हूँ उनके साथ पुलिस थाने में बैठ के, मैं बैठी हूँ, अब कंप्लेंट कराऊँ, मैं बैठ के, और उनको फिर भी वहाँ बैठ एसपी औरत थी और वो उनको डरा धमका के वो कर रही थी कि वो चली जाए यहाँ पे। दूसरी रिलीजन की थी वो, और कई सालों से वो बैठी थी और वो वहाँ पे डराया जाता था। और अब आपने देखा कि जैसे ही सरकार खत्म हुई, कोई इतनी ताश के पत्तों के समान नहीं गिर जाता। वो घर जो ताश के पत्तों का बनाया हो, ऐसे ही गिरा है वो टीएमसी। इन्होंने डंडा दिखाया था हिंदुओं को और मुसलमान को लालच देकर, बस ये उसी से के दम पे खड़ी थी। महिला होते हुए भी मैंने तो कितनी बार बोला है कि दीदी आप महिला हो, कहीं तो सोचो महिलाओं का। कपड़े उतार कर उसको कहा कि तुम चाय बना के आओ, कपड़े उतार कर चाय लेके आओ। अगर आप रेप कर भी नहीं रहे हो और आप महिला को बोल रहे हो कि आप कपड़े उतार कर चाय बना, ये टीएमसी के गुंडे, ये पॉलिटिशियंस, उनके गुंडे होते थे, पॉलिटिशियन नहीं होते थे, ये पालते थे गुंडे वहाँ पर। किसान, युवा, महिलाओं के लिए कुछ योगदान दे पाए आप? देखिए, हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है, ये आप एक, मुझे लगता है साइन है कि हरियाणा को बहुत कुछ मिला है सेंटर की सरकार से और हरियाणा की सरकार से। चले आ रहे थे, हम अंग्रेज़ों के टाइम के कानून यूज़ कर रहे थे, कानून बदल गए, 370 को हटाया हमने, 370 ऐसे बहुत बड़े बड़े बदलाव तो किए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने रोड्स ऐसी देखी थी, पहले तो रोड के अंदर चल रहे हो या गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है, ये पता नहीं चलता था। तो नौकरी इजीली अवेलेबल है, ये तो विपक्ष भी जानता है। और तीसरी बार सरकार बनी भी इसलिए, जहाँ बिल्कुल उम्मीद नहीं थी विपक्ष को, वहाँ आज हमारा यही बिना खर्ची बिना पर्ची वाला ही नारे ने हमें जिताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे हो चुके हैं। इसी कड़ी में तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो थैंक यू। बहुत से मुद्दों पर आपसे चर्चा करनी है और समय भी आपके पास थोड़ा कम है। तो सबसे पहले, पूर्ण रूप से भाजपा हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल मना रही है। 12 साल की उपलब्धियां क्या समझते हैं? क्योंकि आप हरियाणा से आती हैं और हरियाणा को ही रिप्रेजेंट करती हैं, तो किसान, युवा, महिलाओं के लिए कुछ योगदान दे पाए हैं आप लोग? देखिए, हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है, ये आप एक, मुझे लगता है साइन है कि हरियाणा को बहुत कुछ मिला है सेंटर की सरकार से और हरियाणा की सरकार से भी। जहाँ तक 12 साल की बात है, तो अगर मैं पूरी गिनती करने लगूँ जो कार्य किए हैं हमने, तो रात भी हो जाएगी। लेकिन कुछ अगर मेन काम कहूँ, तो पहली तो बहुत बड़ी जो देन है, जो शायद आप लोग सोचोगे भी नहीं, क्योंकि किताबों में नहीं होगी, वो गिनती में नहीं आएगा, वो हमारी सोच में बदलाव आया है। हमारी जो भारतीय होने की सोच है ना, वो बहुत बदली है। हम पहले कहीं ना कहीं बेचारा समझते थे भारतीय होने पे, कि हम कहीं कम हैं, दूसरे देशों से कम हैं। यूएस हो, यूरोप हो, हमें अलग सा एक अट्रैक्शन होता था उन कंट्रीज़ में जाने का हो, या वहाँ से कंपेयर करें अपनी ज़िंदगी को, तो हम बहुत फील, आज वो ख़त्म हो गया। आज हम अपने आप को सुप्रीम समझते हैं। हम समझते हैं कि हम कंपटीशन में हैं दूसरे कंट्रीज़ की, और दूसरे देश भी हमारी तरफ उसी निगाह से देखते हैं। वो देश जो ये सोचता था कि ये पिछड़ा हुआ देश है, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कोई बदलाव नहीं हो सकता, आज वो हमें चैलेंज मानते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। बाकी तो मैं बहुत सारे गिनती गिनाऊँ आपको, तो हमारी पॉलिसीज़ में बदलाव आया है, हमारे कानून जो हम
चले आ रहे थे, हम अंग्रेज़ों के टाइम के कानून यूज़ कर रहे थे, कानून बदल गए, 370 को हटाया हमने। 370 ऐसे बहुत बड़े-बड़े बदलाव तो किए, छोटे-छोटे तो फिर महिलाओं की राज ज़िंदगी में हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करने लगे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, गैस फ्री, अगर मैं ये सारे गिनने लगूँ तो हुँ, मतलब आप टॉयलेट्स जितने बनाए हमने, करोड़ों टॉयलेट्स, हर घर में नल देने हुँ, की बात हो, महिलाओं की ज़िंदगी सुधरी है वो। एमएसएमई, अगर मैं युवाओं की बात करूँ तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, हुँ, डिजिटल इंडिया, यूपीआई, आप फ़ोन से अपनी ज़िंदगी पूरी चला सकते हो, ना आपको बैंक जाना है, ना आपको कोई भी काम नहीं, सब कुछ फ़ोन पे हो सकता है आपका। डिजिटलाइज़ेशन बिल्कुल। इतना बड़ी, इंटरनेट सबसे सस्ता भारत में है आज। फ़ोन आप जिस तरह से भी यूज़ करना चाहो, चाहे इसका मिसयूज़ करना चाहो, आप सब कुछ कर सकते हो। आप बिज़नेस में देख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बदला आपके आसपास। मैंने अभी लगातार 9 दिन इसी पे बोला है तो मुझे इतना याद है कि 12 साल में इतने काम। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने रोड्स ऐसी देखी थी? पहले तो रोड के अंदर चल रहे हो या गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है ये पता नहीं चलता था। आज आपके आसपास ही इतनी रोड्स, ट्रेन्स, वंदे भारत जैसी ट्रेन्स, आज बुलेट ट्रेन्स भी बन रही हैं, आप ट्रैक्स कितने हो गए हैं, एयरपोर्ट, आप हर प्रदेश में एयरपोर्ट है, अब हर स्टेट हर सिटी में खोलने की बात करें। जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो इंडस्ट्री बढ़ती है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना हुँ, बढ़ा है बिल्कुल। हमारे यहाँ पे। आज हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, कि बाहर की कंट्रीज़ को भी कह रहे हैं हमारे देश में बनाओ। हम डिफेंस के इक्विपमेंट सारे बना रहे हैं, हम अपने लिए ही नहीं बना रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं हुँ, उसको। जो चीज़ इम्पोर्ट करते थे हम उसको एक्सपोर्ट करने लगे हैं। हुँ, बहुत सारे काम हैं, आपको मैं पूरे दिन बैठ के डेफ़िनिटली। बना सकती हूँ। पर मेरा सब्जेक्ट जो है वो हरियाणा स्पेसिफ़िक हरियाणा में रहने तो वाला है। बहुत बड़े बदलाव आए हैं। अगर कनेक्टिविटी की बात करी हूँ तो क्या सरकार वो तो कनेक्टिविटी में मानते हैं यहाँ आपका नहीं हुआ। 152 डी हो गया यहाँ और कई यहाँ चीज़ें पे होगी मानते सेफ्टी, हैं। सिक्योरिटी, यहाँ का डेवलपमेंट, जिस तेज़ी से हरियाणा का डेवलपमेंट हुआ है, कहीं नहीं हुआ, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। हुँ, यहाँ की ज़मीनें तभी महँगी होती हैं जब डेवलपमेंट होता है और हरियाणा की ज़मीन आज मेरे जैसा व्यक्ति नहीं खरीद सकता, तो आप सोच लो कि क्या डेवलपमेंट है। हुँ, आज सीएम बहुत ईज़िली अवेलेबल है, किसी को हुँ, कुछ कहना हो आप आराम से जाके कह सकते हो। इंडस्ट्री यहाँ आना चाह रही है। जो एनसीआर का रीजन है आप देखिए पूरी इंडस्ट्री से भरा पड़ा है, बिज़नेस सेंटर बन गया है एनसीआर। पंचकुला जैसे स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। हुँ। यू नेम इट वी हैव बिल्कुल, इट। अब आप क्योंकि ना युवाओं से बड़ा कनेक्ट करते हैं, तो ये सवाल भी आपसे लाज़मी है मेरा कि रोज़गार देने की सरकार बात करती है, हर सरकार दावा करती है कि हमने इतने रोज़गार दिए। तो मुझे लगता है कि ये समय है कि हमें एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना चाहिए कि जो रोज़गार दे रहे हैं, उनको अगर हम प्रमोट करें तो रोज़गार ऑटोमैटिकली बढ़ता है। तो इस तरफ अगर युवाओं को एक और अपॉर्च्युनिटी या रास्ता मिले एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, तो आपकी सरकार क्या उसमें इंटरेस्टेड है या स्पेसिफिकली कुछ कर रही हमारी है? सरकार ही वो कर रही है। मेक इन इंडिया का नारा, एमएसएमई में कम इंटरेस्ट पे लोन देकर लोगों को बिज़नेस स्टार्टअप स्टार्टअप इंडिया किसने कहा? हुँ, स्टार्ट इन इंडिया मोदी जी ने ही कहा जी। और आज नायब सैनी भी यही कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में आओ, रोज़गार लगाओ। जितनी भी लाइसेंसेस थे मतलब वो ख़त्म कर दिए गए। हम ईज़ ऑफ बिज़नेस जो कहते हैं, जी। ईज़ ऑफ बिज़नेस की तरफ सरकार जा रही है। जब ईज़ ऑफ बिज़नेस होता है तो लोग भी आते हैं, बिज़नेस स्टार्ट भी करते हैं। आप अगर रोज़गार सिर्फ़ सरकारी को कहो, जैसे आपने हुँ, ठीक कहा कि हम सरकारी युवा नहीं मानते कि हुँ, सिर्फ़ सरकारी नौकरी करो। और आज युवाओं को अपनी इंडस्ट्री, प्रोडक्शन बढ़ानी है हमें। पहले तो हम बाहर के देशों पे बहुत निर्भर हैं। स्पेशली चाइना जैसा देश आज सबसे बड़ी प्रोडक्शन वो बिल्कुल। कर रहा है, उससे हमारा कंपटीशन है। तो हमें कहीं न कहीं एक युवाओं को आगे बढ़ाना है और बढ़ा भी रही है सरकार, इस तरफ काम भी हो रहा है। अगर दूसरी नौकरी करो तो बिना पर्ची, बिना खर्ची, वो डेफ़िनिटली। तो सब जगह फेमस हो गया है हरियाणा की। हुँ, हरियाणा की सरकार ने बिना ये सोचे कि किसका कौन बच्चा है, अगर वो कॉम्पिटेंट है तो उसको नौकरी दी है।
तो नौकरी इजीली अवेलेबल है, ये तो विपक्ष भी जानता है। और तीसरी बार सरकार बनी भी इसलिए, जहां बिल्कुल उम्मीद नहीं थी विपक्ष को, वहां आज हमारा यही बिना खर्ची बिना पर्ची वाला ही नारे ने हमें जिताया है। उम्मीद तो मैम हमें वेस्ट बंगाल में भी नहीं थी कि भाजपा आ जाएगी, जो रिपोर्ट्स कहती थी, और ये कहा जाता था कि ममता के गढ़ के अंदर बीजेपी का आना नामुमकिन है, क्योंकि कहते थे कि इलीगल इमिग्रेंट्स के वोट इतने बढ़ गए थे। स्पेसिफिकली अगर मैं क्राइम ऑन वुमेन की बात करूं, उस समय पे आप कमीशन में भी थे, आपने अध्यक्षता की है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि उस समय पे महिलाओं के हालात टीएमसी राज के अंदर किस प्रकार से होते थे, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है उस दौरान? मैं ना बंगाल के हर नुक एंड कॉर्नर में गई हूँ, चाहे इस 24 परगना हो, चाहे मुर्शिदाबाद जैसी जगह हो, कलकत्ता के सबर्ब्स और बाहर के गांव सारे मैंने देखे हैं, सब जगह गई हूँ। हर इलेक्शन के बाद, चाहे वो वहाँ के पंचायत इलेक्शन हो या वहाँ पे असेंबली इलेक्शन हो या लोकसभा का हो, हर इलेक्शन के बाद जिस प्रकार से ममता ने अपनी मशीनरी को, गवर्नमेंट मशीनरी को मिसयूज़ किया, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न किया, चाहे उनके बलात्कार हुए, उनके घर जला दिए गए, उनको भगा दिया गया वहाँ से। मैंने वहाँ पे ट्रांजिट कैंप्स देखे हैं जहाँ पे महिलाएं और उनके बच्चे रहे, क्योंकि आदमी को सबसे पहले अपनी जान बचाकर भागते थे। वो उनका ये ट्रेंड था कि आदमियों को मार दिया जाए, औरतों के साथ बलात्कार किया जाए, उनको। किन की सोच हुआ करती? ये सारे टीएमसी के गूंज थे, जिनको सरकार कुछ नहीं करती थी। जैसे ही वो जीतते थे, वो हमारे बूथ वर्कर्स को, बीजेपी के जो बूथ ये के वर्कर्स स्पेसिफिकली होते थे, टॉर्चर ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन तो और खत्म हो गई, लेफ्ट और जी। कांग्रेस थी नहीं वहां पर, बीजेपी थी। 15 साल से तो बीजेपी ही है वहां पे। वहां पूरी तरह से उनके वर्कर्स को डराया धमकाया जाए, कैसे कि अगली बार वो खड़े ना हो। और जी। ये मैं लगातार 15 साल से देख रही हूँ। जी। संदेश खली में सारी दुनिया और मीडिया का अटेंशन हुआ, तो उन्होंने संदेश खली में मुझे देखा। लेकिन उससे पहले मैं, चाहे गोरखालैंड की जब बगावत हुई थी गोरखालैंड बनाने के लिए, तो मैं दार्जिलिंग गई, वहां पे इन्होंने गोरखाओं के ऊपर जिस तरह से ममता दीदी ने अत्याचार किए, जिस तरह वो लाइनें बना के महिलाएं मिलने आई, क्योंकि उनके हस्बैंड्स अक्रॉस बॉर्डर भाग गए थे, नेपाल चले गए थे, बांग्लादेश, मतलब वहां से भाग गए थे अधिकतर, क्योंकि दार्जिलिंग में नेपाली लोग रहते हैं, तो नेपाल भागे हुए थे, वहां पे रह ही नहीं रहे थे। और कितने महीनों उनके हस्बैंड्स घर नहीं आए, महिलाएं अकेली थी, खाने को कमाने को कोई व्यक्ति नहीं था। वैसे ही संदेश खली में आपने देखा कि उनका एक गुंडा महिलाओं को ऑफिस में, उनकी पार्टी के टीएमसी के ऑफिस में बलात्कार करता था, और वहाँ उसका कुछ नहीं हो रहा था, और वो सरे आम किसी महिला को भी पकड़ के। हमारे यहाँ पे जो सबसे पहले एक कंप्लेंट करने वाली थी, रेखा पात्रा, जिसने पहले भी इलेक्शन लड़ा और इस बार भी लड़ा, जी। उसके हिम्मत थी कि उसने सबसे पहले बलात्कार का केस किया। नहीं तो मैं जब मिली हूँ, कितनी महिलाएं कह रही थी कि हाँ, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थी, कंप्लेंट करने से डरते थे। मेरे साथ पहली बार वो वहाँ कंप्लेंट करने गई, और मैं खुद गई हूँ उनके साथ, पुलिस थाने में बैठ के मैं बैठी हूँ, अब कंप्लेंट कराओ, मैं बैठ के, और उनको फिर भी वहाँ बैठ एसपी औरत थी, और वो उनको डरा धमका के वो कर रही थी कि वो चली जाए यहाँ पे। दूसरी रिलीजन की थी वो, और कई सालों से वो बैठी थी, और वो वहाँ पे डराया जाता था। मतलब हर तरह से उनकी बुरी हालत थी, चाहे वो संदेश खली हो या बाहर हो। मुझे तो मेरे मेरी मेरी कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती थी मुझे वहाँ पे। फर्स्ट टाइम मुझे याद है, मैं चाय बागानों में देखने गई महिलाओं की हालत क्या है। जी। कई चाय बागान बंद हैं वहाँ पर, ऐसी चीज़ें तो मीडिया के सामने भी नहीं आती हैं। वहाँ पर महिलाओं की जो हालत है और जो बच्चों की हालत है, माल न्यूट्रिशन में जी रहे हैं वो, उनका साधन ही टी गार्डन थे, वो बंद हैं और कुछ हो नहीं रहा। और जिस तरह से उनको जो डोल सरकार देती है, इनके गूंज उसमें से हिस्सा ले लेते हैं, चाहे वो फ्री राशन हो, चाहे पैसा हो। अच्छा। वो बांटने वाले भी वही और खाने वाले भी वही। इनके यहाँ पे ये गुंडों को बिठाया जाता था बाहर से। अब तो प्रूव हो गया एसआईआर में कि कितनी बड़ी संख्या में लोग बाहर से आए हुए थे, उनके वोट बैंक से ये जीत रही थी। और जैसे ही एसआईआर में उनके वोट खत्म हुए,
वो हार गई। बिल्कुल उन्हीं के बलबूते पे सरकार बिल्कुल बना रही थी। बिल्कुल। और अब आपने देखा कि जैसे ही सरकार खत्म हुई, हम्म कोई इतनी ताश के पत्तों के समान नहीं गिर जाता। वो हम्म घर जो ताश के पत्तों का बनाया हो, ऐसे ही गिरा है वो टीएमसी। हम्म। कोई पार्टी आज तक ऐसे गिरी नहीं देखी बिल्कुल। हमने, जो 15 साल जिसने राज किया हो। तो इसका मतलब किससे, या तो लालच से या डंडे से, वही राज कर रही थी। इन्होंने डंडा दिखाया था हिंदुओं को और मुसलमान को लालच देकर, बस ये उसी से के दम पे खड़ी थी। महिला होते हुए भी मैंने तो कितनी बार बोला है कि दीदी आप महिला हो, कहीं कहीं तो सोचो महिलाओं का। लेकिन वहाँ पर आप सोच ही नहीं सकते। हम बिहार को कहते थे पीछे है, जहाँ बंगाल है वहाँ पे अभी कम से कम 20 साल लगेंगे वो पंचकुला के बराबर आने में उसको। अच्छा। इतना बुरा तो हाल है इतना वहाँ बुरा हाल है वहाँ पे। तो कोई ऐसी स्पेसिफिक घटना जो आपको याद हो कि वाकई दिल दहला देने वाली थी और आप खुद भी देखकर हैरान हो गए कि क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसी कई फोटोज आज भी मेरे पास हैं। लॉकेट चैटर्जी वहाँ की एमपी थी। हम्म वहाँ जो अभी मिनिस्टर बनी है महिला, वो महिला मोर्चा की अध्यक्षा होती थी। और वो मुझे फोटोज़ भेजा करती थी कि दीदी देखिए, आप सोच नहीं सकते हैं किस तरह से महिलाओं के साथ कपड़े उतार कर उसको कहा कि तुम चाय बना के आओ, कपड़े उतार कर चाय लेके आओ। अगर आप रेप कर भी नहीं रहे हो और आप महिला को बोल रहे हो कि आप कपड़े उतार कर चाय ये कौन बना, बोलता था ये बात? टीएमसी के गुंडे। ये ये पॉलिटिशियंस? उनके गुंडे होते थे, पॉलिटिशियन नहीं होते थे, ये पालते थे गुंडे वहां पर। जी। ये उनको दिहाड़ी पे रखा हम्म हुआ होता था। हम्म और ये किसी के घर में इलेक्शन के बाद चले गए कि अच्छा तुम साथ दे रही थी, चलो तुम ये करो, और उसका वीडियो बनाया जाता था इस तरह से। आप वो जिंदा जी मर जाती थी औरत। ऐसे कई 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 घटनाएं, कई वीडियोस, कई मेरे पास आज भी हैं वो फोन पे, कि बिल्कुल। जो हालत थी महिलाओं की, किस तरह से मारा जाता। उनके घर इतनी सी झुग्गी है, उसको ही जला दिया आपने। क्या मिला आपको उसकी झुग्गी जलाकर? ना वहाँ पानी की डायरेक्ट वो थी ना, सेंटर की जितनी पॉलिसीज थी, वो स्कीम्स थी, उन्होंने आने नहीं दी। बिल्कुल। आयुष्मान भारत हो, कोई भी स्कीम हो, महिलाओं की स्कीम हो, कोई भी स्कीम उनकी, मुझे याद है मैं वन स्टॉप सेंटर में गई। वो एक हॉस्पिटल में था और उस हॉस्पिटल में गायें चल रही थी ऐसे, हॉस्पिटल के अंदर अंदर गायब चल गाय और रही। कुत्ते घूम रहे थे, आवारा कुत्ते। ये उस कहाँ की बात है? ये मुर्शिदाबाद की बात है। मुर्शिदाबाद। आप अगर अभी भी जाए तो बहुत, मतलब अभी तो सरकार बनी है, अभी डीपली जाना पड़ेगा सरकार को वहाँ काम करने। हम्म ये हालत है वहाँ की। वहाँ मैं जब गांव में गई तो जिस नाम से उनको कि आपको ये प्रोवाइड किया, ये स्कीम है, आपको ये मिला, नहीं मिला। वो लेकिन वो कटा हुआ था, वो उनके नाम पे पैसे गए हुए थे। हम्म। किसने खाए पता नहीं। बड़ी बात है। तो अभी गुड़गांव भी बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है एक रिपोर्ट को लेकर और आपने प्रेस वार्ता भी की है। क्या कुछ तथ्य आपके सामने आए हैं? क्योंकि अब हवाएं ये उड़ने लग गई हैं कि अब ये जो मोड़ है ये सियासी मोड़ की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हर चीज़ को ये नहीं, जहाँ पे गलत हो सरकार वो ऑपोजिशन को लगा दे, ये गलत बात है। हम्म अब मान साहब फंस गए हैं अपने ही कृत्यों द्वारा, अपने ही काम द्वारा। हम्म शराब पीने के बाद आप गुरुओं की बेइज्जती करो। हम्म ये वीडियो जब सामने आए तो आप कह दो जी ये तो एआई जनरेटेड है। और उसको प्रूव करने के लिए हायर करो लोग दूसरे स्टेट में जाकर। सारे प्रूफ हैं, वीडियोस हैं, सीसीटीवी कैमरास के वीडियोस सामने आ गए हैं। आपके ही पुलिस ऑफिसर्स को मिसयूज करके आप धमकाओ दूसरों को, हम्म पैसे का लालच दो, और फिर आप उनको कहो कि एक ऐसी रिपोर्ट बनाओ, कि फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाओ कि ये एआई जनरेटेड है। और फिर उसके नाम पे आप नाचो कि हम तो गलत साबित कर दिया हमने, अकाल तख्त साहिब को गलत कर दिया, गलत साबित कर दिया। आज आप अपने ही धर्म को खराब कर रहे हो, आप अपने ही गुरुओं के खिलाफ जा रहे हो, उनकी वाणी के खिलाफ जा रहे हो। आप अपने प्रदेश में पहले तो ड्रग्स माफिया, फिर गन माफिया, फिर अब गुरुओं को के खिलाफ, तो आपने तो खत्म कर दिया। आपने नेक्स्ट जनरेशन को शराब पिला के खत्म कर दिया, आपने अपने धर्म को खत्म कर दिया, तो स्टेट ही खत्म हो गया। हम्म आप खत्म करने में लगे हो स्टेट। ऐसे में उस मुझे लगता है मान साहब को तो हमें रिजाइन करना ही चाहिए। अगर
अरविंद केजरीवाल में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो उनको एकदम से हटा देना चाहिए। आम आदमी वाली बात कोई रह नहीं गई। ये पार्टी आम आदमी के लिए बनाई गई थी, लेकिन आम पार्टी है ही नहीं। आम आदमी ऐसा हो ही नहीं सकता जो अपनी गुरुओं की इज्जत ना करे। अब इनके दोनों ऑफिसर्स के अगेंस्ट कार्रवाई होगी, ये तो 100% है, क्योंकि क्राइम जो घटा है गुड़गांव में। तो अधिकारी हाँ involved थे हाँ, इसके जो अंदर। 2 अधिकारी या 3 अधिकारी या 4 जो भी हैं वो पता चलेगा। सारी रिपोर्ट आने दीजिए, इनके अगेंस्ट कंप्लेन होगी और सामने आएगी तो अरेस्ट भी होंगे। तो पक्ष अगर हम दूसरा सुने तो मैम उनका ये कहना है कि वो एक कमरा है और वो कमरा होटल का है और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विदेश का बताया जा रहा है, यानी कि विदेश से बाहर कौन सा ऐसा होटल है जिसके अंदर 10 गुरुओं की फ़ोटो लगी हो या फिर संत जरनैल सिंह भिंडरावाला का वहाँ पर स्वरूप पड़ा हो। उनका मतलब सामने से काउंटर ये आता है और वो जो वो रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि बाहर का वो है और वो किसी के घर का नहीं हो सकता। विदेश में भी सिख लोग रहते हैं और उन उस घर में वो अपने घर ऐसे ही रखते हैं। वो अपने होटल भी, अगर वो ओनर हैं और हमारे सिख भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं विदेश में भी, अगर उनके होटल्स हैं तो वो अपने होटल्स को भी इस तरह ही रखते हैं जैसे। अगर उनका ये काउंटर अटैक है तो मेरा भी ये है कि अपने वहाँ सिख, मैं तो बहुत फॉरेन कंट्री में सिख लोगों को मिली हूँ, वो वैसे ही रहते हैं जैसे यहाँ काफ़ी सारी पंजाब में रहते हैं। कॉन्ट्राडिक्शंस हैं इसके हाँ अंदर। जी। पर आपके हिसाब से अगर आप उस सरकार के अंदर होती तो आपके हिसाब से ऑन अ मॉरल ग्राउंड और अपनी जनता को साफ और स्पष्टता से बताने के लिए क्या करना चाहिए था मान साहब? पहली बात तो मोरालिटी की बात आम आदमी के ऊपर तो सही लगती नहीं। मोरालिटी के नाम पे कुछ नहीं है। जो सीएम अपने असेंबली में शराब पीकर जाता हो और जो लोकसभा में भी किसी समय पे पी के जाता हो, जो कई बार मीडिया के सामने लुढ़कता पुढ़कता मिल जाता हो, वहाँ मोरालिटी की बात तो सही लगती ही नहीं। लेकिन कम से कम अब इतना जग जाहिर हो गया है, तब तो आप, और फिर एक धार्मिक विश्वास को तोड़ रहे हो आप, उस पे हाथ किया है आपने, आपको छोड़ना ही चाहिए। मोरालिटी भी जो बची कुची है उसी के आधार पर ही छोड़ दीजिए। मेरा आखिरी सवाल है आपके प्रदेश से संबंधित। तो किस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के इस कार्यकाल के अंदर आपकी सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में युवाओं के लिए और खासकर बुजुर्ग किसानों के लिए क्या कुछ आप लाने वाले हैं? देखिए, जितना नायब सिंह सैनी जी काम करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई और सीएम काम करता। मैंने बड़ा क्लोजली देखा है उनको। सुबह 6 बजे से शुरू हो जाते हैं वो लोगों को सुनना और शाम तक युवाओं का ही काम कर रहे हैं। किसानों को तो एमएसपी 24 फसलों पे मुझे नहीं लगता किसी और, मैं बड़े किसानों से मिली हूँ इन पीछे, हरियाणा इकलौता राज्य है ऐसा। इकलौता राज्य है 24 फसलों पे एमएसपी दे रहा है। 3 दिन 4 दिन में उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है। मुझे ये पहली बार पता चला। मैं क्योंकि किसान फैमिली से नहीं आती, ना विलेज में मेरा घर है, ना मैं कभी रही हूँ, तो मुझे ये बैकग्राउंड नहीं पता था। और जब मैं अभी बात करी थी आड़तियों के ही, वहाँ मीटिंग लेने गई, कई किसानों से मिली, वो कहते पहले हमारा 3-3 महीने वेट करना होता था, आज हमारे वो डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांजैक्शन है जी। वो इतना बढ़िया है कि 3 दिन में हमारा पैसा आ जाता है। उस दिन नायब सिंह सैनी जी की एक मीटिंग थी और सरपंचों के लिए उन्होंने कुछ स्कीम्स के लिए पैसा दिया था, और भाषण देते देते उन्होंने जब वो बटन दबाया कि ये स्कीम में मैं इतना पैसा, इतने लाख जारी कर रहा हूँ, उसी टाइम वो सरपंचों का फ़ोन बजा और उनके अकाउंट में वो पैसे आ गए थे। उनको वो मैसेज था, इधर भाषण दे रहे हैं, उन्होंने चेक बोला अपने फ़ोन चेक करो आपके यहाँ आ गया, और उन्होंने कहा हाँ ये आ गया है। तो ये इतना बड़ा काम है जिससे अब वो ज़मीनों पे भी उन्होंने कहा है कि म्यूटेशन ऑनलाइन होगी, तो बीच में पैसा खत्म खाने म्यूटेशन वाले चढ़वाने के लिए, अपडेट बहुत कराने के लिए कागज धक्के खाने बहुत पड़ते धक्के थे। खाने पड़ते थे, करप्शन होता था पर बहुत। अगर ये पोर्टल और सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम करें, जिस हिसाब से वो बता रहे हैं कि सीएससी से अप्लाई करो और अपडेशन कराओ, तो ये बहुत आराम देगा। बहुत आरामदेही है और करप्शन को बहुत रोकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम समय देने के लिए। आज आपके पास समय भी कम था, धन्यवाद। थैंक यू बहुत सो मच। थैंक यू।